हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के हमारे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूपीपीसीएल TG2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन रह गए थे क्योंकि आपके टेक्निकल में टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, तो बाकी सॉल्व कराए थे। और आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, एक पूर्ण तरंग ब्रिज दृष्टिकारी को 15 वोल्ट VRMS वोल्टेज दिया है, ये RMS मान दिया है, AC सोर्स से आपूर्ति दी जाती है और यह 100 ओम भार से जुड़ा हुआ है, तो शिखर प्रतिलोम वोल्टेज कितनी होगी। इसका मतलब है पिक इनवर्स, पिक या क्रिस्ट वैल्यू सब एक ही होता है, मैक्सिमम वैल्यू भी होता है। पिक इनवर्स, पिक इनवर्स वोल्टेज कितनी होगी। तो यहाँ पर VRMS बराबर होता है VM बाई √2, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √2 गुणे VRMS बराबर क्या हो जाएगा VM, और √2 का मान होता है 1.414, √2 का मान होता है √2 गुणे VRMS का मान कितना दिया है 15 बराबर VM, मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.21 आपका वोल्ट आएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही होगा। यदि इससे रिलेटेड मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, ये ध्यान से देख लीजिए, पूर्ण तरंग ब्रिज मतलब ब्रिज दृष्टिकारी रेक्टिफायर है, इसमें आपका 4 डायोड की आवश्यकता होती है, और फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड की आवश्यकता होती है 2, और ट्रांसफार्मर कौन सा लगता है सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। यदि वो हाफ वेव रेक्टिफायर है तो एक डायोड का उपयोग किया जाता है, और ट्रांसफार्मर कौन सा उपयोग किया जाता है स्टेप डाउन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोडियम वेपर लैंप से कौन सा रंग निकलता है पीला। सोडियम वेपर लैंप, ये आपका इल्यूमिनेशन का चैप्टर है, सॉरी इल्यूमिनेशन का क्वेश्चन है। सोडियम वेपर लैंप से कौन सा रंग निकलता है नीला। अगला क्वेश्चन दिया है कि 4 पोल 20 किलोवाट आपका क्या है पावर, 20 किलोवाट क्या दिया है पावर, तो इसको वाट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 20 गुणे 10 का पावर 3, 1 किलोवाट बराबर 10 का पावर 3 वाट होता है। ठीक है, ये हो गया आपका वाट में। 180 वोल्ट, V का मान कितना दिया है 180। अब यहाँ से धारा निकालना है तो P बराबर क्या होता है VI, और I का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा P अपान में V। P का मान कितना है 20 गुणे 10 का पावर 3 अपान में 180, इसको कटा देंगे, ये कट जाएगा 10 का पावर 3 अपान में 9, डिवाइड करेंगे तो 1.11 एम्पियर आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या करें कि समांतर पथ है, तो कितने होंगे, करंट का बंटवारा होगा तो समांतर पथ में ये बराबर 2, आप यहाँ से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 1.1.11 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 55.55 एम्पियर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 ध्रुव 3 कला प्रेरण मोटर के घूर्णक पर पावर इनपुट 40 किलोवाट है। कितना है पावर इनपुट 40 किलोवाट है, तो घूर्णक EMF प्रति मिनट 200 पूर्ण चक्र बनाता है, तो सर्पण यानी स्लिप का मान कितना होगा, आपको बताना है कि स्लिप का मान कितना होगा। तो यहाँ पर रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर स्लिप गुणे सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है फार्मूला। ये कह रहा है कि इसका देखिए ये क्या है आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज। अगला दिया है कि यह कह रहा है कि 400 पूर्ण चक्र बनाता है, 400 क्या करता है पूर्ण चक्र बनाता है, मतलब एक 200 चक्कर लगाता है कितने मिनट में प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में। तो ये क्या है आपका आवृत्ति की संख्या, तो आप इसका मान निकालेंगे
तो यहाँ पर F बराबर, यह क्या है कि 200 चक्कर लगाता है कितने में, 1 मिनट में, प्रति मिनट में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 200, और इसको बदलेंगे 60 से, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो सॉरी प्रति मिनट होगा, और मिनट को किस में बदलेंगे, सेकंड में, तो क्या हो जाएगा 60 से गुणा। अब यहाँ पर ये रोटर का यहाँ पर मान रखेंगे 200 अपान में 60 अपान में स्लिप का मान, और ये कितना हो जाएगा 50, ये कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 2/6 बराबर ये हो जाएगा S गुणे 5। अब यहाँ से 5 को बटे में ले जाएंगे और ये कट जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/5 और गुणे 3 बराबर S होगा। यहाँ पर 5 यहाँ से नीचे चला आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/15, और इसको जब हम बदलेंगे, सॉरी यहाँ पर परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो, और इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6.67 स्लिप का मान परसेंटेज में आएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन, 3 समान प्रतिबाधाएं जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 20 ओम और प्रतिघात कितना है, प्रतिघात दिया है आपका 15 ओम। कह रहा है कि 40 वोल्ट 3 कला 50 हर्ट्ज प्रणाली में साथ स्टार में संयोजित है, स्टार में संयोजित है, तो लाइन धारा क्या होगा। देखिए स्टार में आपका जो होता है, स्टार संयोजन में Vp जो होता है वो VL का √3 होता है, ठीक है। और इसमें फेज करंट और लाइन करंट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसमें कह रहा है कि आप प्रतिबाधा जब इनका निकालेंगे तो Z बराबर ये कितना हो जाएगा 200 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। इसका मान आपको कितना आ जाएगा, रूट में 400 और प्लस 225, रूट में कितना हो जाएगा 625 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 25 ओम। ये आ गया आपका 25 ओम। अब कह रहा है कि आप कितना बताना है, लाइन धारा कितनी होगी। तो जब फेज करंट आप निकाल लेंगे तो लाइन धारा दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से जब फेज करंट निकालेंगे तो यहाँ पर 400 क्या होता है, I बराबर V अपान में R, वोल्टेज कितना दिया है 400, और यहाँ पर R का मान कितना निकाले हैं 25, ठीक है। लेकिन यह प्रतिबाधा है, यह क्या है, प्रतिबाधा है, ठीक है। और 400, ये 400 दिया है, और इसको जब आप फेज करंट का मान निकाल रहे हैं तो फेज वोल्टेज जब निकालेंगे तो VL के स्थान पे 400 रखेंगे और डिवाइडेड बाई √3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 400 बटा में √3 गुणे 25। जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो इसका मान आएगा 9.24 एम्पियर। ऑप्शन पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन, धारिता का मान कैसे बढ़ाया जा सकता है। धारिता का मान कैसे बढ़ाया जाता है, फार्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D, ठीक है। क्या होता है A/D। यहाँ पर जब क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो यहाँ पर कैपेसिटेंस का मान क्या होता है, बढ़ता है, और प्लेटों के बीच की दूरी होता है D। क्या होता है, प्लेटों के बीच की दूरी, और ये आपका होता है एरिया, प्लेट का क्या होता है क्षेत्रफल। तो आप जब C प्रोपोर्शनल A होता है, जब एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्षेत्रफल में वृद्धि करके। अगला क्वेश्चन, यदि 0.4 ओम के आंतरिक प्रतिरोध वाली एक बैटरी में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर टर्मिनल वोल्टेज 16 वोल्ट हो तो विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ये I का मान कितना दिया है 0.4 ओम, अरे सॉरी ये तो R का मान है, ओम प्रतिरोध का मात्रक दिया आंतरिक प्रतिरोध का, और ये दिया है I बराबर कितना हो जाएगा 4 एम्पियर।
जब इसका वोल्टेज निकालेंगे, वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस, तो आपको क्या हो जाएगा, I इंटू आर, और I का मान कितना दिया है 4, और गुणे R का मान कितना है 0.4, गुणा करेंगे तो 1.6 वोल्ट आएगा। कितना वोल्ट, टर्मिनल वोल्टेज कितना है 16, तो टोटल निकालेंगे तो 16 प्लस और 1.6, ये कितना हो जाएगा 17.6 वोल्ट। ऑप्शन पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है कि यहां पर यदि फ्यूज धारा का निर्धारण 10 एम्पियर है, क्या है, फ्यूज धारा का निर्धारण कितना है 10 एम्पियर, फ्यूज धारा का निर्धारण है 10 एम्पियर, संलग्न फ्यूजिंग धारा क्या होगी, संलग्न फ्यूजिंग धारा क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर संलग्न फ्यूजिंग धारा क्या होगी, तो क्वेश्चन छूट गया क्या एक, हाँ देखिए 63 नंबर, सॉरी एक क्वेश्चन छूट रहा था। यहाँ पर क्या दिया है कि 600 वाट 115 वोल्ट 60 हर्ट्ज संधारित्र परिवर्तन मोटर निर्धारित भार पर आपूर्ति से 13.8 एम्पियर कर्षित करता है, मतलब करंट का मान दिया। यदि दक्षता 65% हो, यह दक्षता का मान कितना दिया है, एन बराबर कितना दिया है 65% हो, निर्धारित गति 1750 आरपीएम हो, तो निवेश शक्ति का मान ज्ञात कीजिए। निवेश शक्ति का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दक्षता बराबर होता है आउटपुट पावर बटा में इनपुट पावर, मतलब निवेश मतलब इनपुट। ठीक है, यहाँ पर इनपुट पावर आपको क्या करना है, निकालना है, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर अपान में क्या हो जाएगा ईटा। अब यहाँ पर आउटपुट पावर कितना दिया है 600, यहाँ पर क्या दिया है पावर कितना है 600, यहाँ पर हो जाएगा आपका 600। दक्षता कितना दिया है 65%, इसको 65% को बदल देंगे, परसेंटेज हटा देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 0.65, इसके स्थान पर रखेंगे 0.65, यहाँ पर डिवाइड करेंगे आप तो आपका मान मिल जाएगा 923.1 वाट, इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि यदि फ्यूजिंग धारा 10 एम्पियर है, क्या है, फ्यूजिंग धारा 10 एम्पियर है, तो यदि फ्यूज का धारा निर्धारण दिया है 10 एम्पियर। ठीक है, संलग्न फ्यूजिंग धारा क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए फ्यूजिंग धारा 10, ये आपका निर्धारण है। जैसे मान लीजिए कि एक कोई फ्यूज है और इसका जो रेटेड है वो करंट कितना दिया है, निर्धारण किया 10 एम्पियर, तो ये फ्यूजिंग कब होगी, मतलब 10 एम्पियर के लिए तो ये बना है, और 10 एम्पियर से ज्यादा इससे करंट प्रवाहित होता है तो फ्यूज क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो 10 एम्पियर से ज्यादा पर क्या होगा, ये फ्यूज मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मशीन में पश्च ईएमएफ की अवधारणा होती है। पश्च ईएमएफ का मतलब होता है बैक ईएमएफ। पश्च ईएमएफ क्या होता है, बैक ईएमएफ, पिछड़ा विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यहाँ पर आर्मेचर और आर्मेचर में वाइंडिंग होता है, क्या होता है आर्मेचर में वाइंडिंग, और ये आपका ब्रश। इसमें क्या होता है कि इसके चलने के कारण इसमें ईबी बैक ईएमएफ जनरेट होता है। तो किसमें होता है, मोटर में, किसमें होता है, डीसी मोटर में। अगला क्वेश्चन, विकल्पों में दिए गए लैंपों में से किसमें वोल्टता के उतार चढ़ाव का प्रकाश के उत्पादन पर तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभाव पड़ता है। इनकैंडिसेंट लैंप, इनकैंडिसेंट लैंप, ये इल्यूमिनेशन का सवाल है, ये इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति का है। इससे आपका ज्यादा क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया है, और आपका 2019 का तो थोड़ा पेपर इससे इजी था, लेकिन उसमें भी इल्यूमिनेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर
कि थ्री कला मतलब थ्री फेज कितने पोल है, चार पोल, पोल की संख्या कितनी है, चार। 12 ये क्या है, स्लॉट, क्या है 12, स्लॉट कितने कटे हैं 12। कह रहे कि स्लॉट कोण कितना होगा, क्या है तुल्यकालिक मशीन के लिए स्लॉट कोण का मान कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जब यहां पर एक फार्मूला होता है थीटा बराबर 180 अपान में स्लॉट पर पोल, क्या होता है स्लॉट पर पोल, ये हो जाएगा आपका 180। स्लॉट कितना दिया है 12, स्लॉट कितना दिया है 12, पोल का मान कितना है 4, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 180 अपान में 3 बार में ये कैंसिल आउट हो गया, और 3 से ये कट जाएगा कितने में 60 बार में, तो ये थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 अंश। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक छ ध्रुव कितना है पी बराबर 6, 50 हर्ट्ज, आवृत्ति कितना दिया है 50 हर्ट्ज, कह रहा है कि 970 आरपीएम पर चल रही है, इंडक्शन मोटर है वो 970 आरपीएम पर चल रही है, यानी एनआर का मान कितना दिया है 970। कह रहा है कि घूर्णक धारा की आवृत्ति बताइए, घूर्णक धारा मतलब आपका रोटर की फ्रीक्वेंसी बताना है, तो रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको स्लिप का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला होता है एफ आर एस गुणे सप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो आपको इसका सप्लाई स्लिप निकालना पड़ेगा। तो स्लिप निकालने के लिए फार्मूला होता है एन एस माइनस एन आर अपान में क्या होता है एन एस। तो यहाँ पर एन एस तो दिया नहीं है, एन आर का मान दिया है, तो एन एस का मान क्या करेंगे हम लोग निकाल लेंगे। एन एस बराबर क्या होता है 120 एफ बाई पी, 120 गुणे एफ का मान कितना है 50 बटे पी कितना दिया है 6, तो ये हो जाएगा आपका 1000, कितना हो जाएगा 1000। स्लिप का मान निकालेंगे 1000 माइनस 970 अपान में 1000, यहाँ पर 30 बटे में कितना हो जाएगा 1000, तो 3 बटा में कितना हो गया 100, स्लिप का मान कितना आ जाएगा 3 बटा में 100, और यहाँ पर मान निकाल लेंगे, तो एफ आर बराबर स्लिप का मान 3 बटा में 100 गुणे एफ का मान कितना है 50, 50 गुना के 100, एफ का मान कितना आ जाएगा 3 बटा में 2, यहाँ पर कितना होगा 3 बटा में 2, और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.5 हर्ट्ज आएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट के विद्युत परिपथ में के लिए 1 किलोवाट घंटा, ये किलोवाट घंटा है मतलब किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का उपभोग किया जाता है, मतलब किलोवाट कितने में 1 घंटा में, सीधा सीधा सिंपल सा सवाल है ये, क्या होगा 1 घंटा। ठीक है 1 घंटा। अगला क्वेश्चन, भार वृद्धि के साथ स्थिर गति दर्शाता है, मतलब कौन सा वह मोटर है जिसमें आप लोड बढ़ाते जाएंगे, लोड बढ़ाते जाएंगे और उसके स्पीड में यानी गति में स्थिरता बनी रहेगी। कौन सा ऐसा होता है, वो होता है आपका डीसी शंट मोटर। क्या होता है डीसी शंट मोटर। शंट मोटर किसे कहते हैं, जो आर्मेचर के समांतर क्रम में फील्ड आर एस एच जिसका प्रतिरोध मानते हैं जुड़ा होता है। शंट मतलब होता है समांतर, पैरेलल में। यदि एक चुंबक को गर्म किया जाए तो उसका चुंबकत्व शक्ति क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जो आकर्षण शक्ति होगी, चुंबकीय शक्ति होगी, क्या होगी, खत्म हो जाएगी। आप तो चुंबक को गर्म कीजिए ठीक है, या आप चुंबक को चोट मारते हैं, पीटते हैं, तो उसकी जो आकर्षण शक्ति है वो क्या हो जाती है, चुंबक का गुण खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन, परिणामित्र ट्रांसफार्मर, परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर की मुख्य सामग्री में शैथिल्य क्षेत्र होगा। तो ट्रांसफार्मर में शैथिल्य एरिया जो होता है वो कम होता है, क्या होता है, छोटा। अगला क्वेश्चन, दोष के क्षण से लेकर कुंडली के ऊर्जायान के क्षण तक के समय को क्या कहा जाता है, रक्षण काल, रक्षण काल कहा जाता है। इसको याद रखना है, क्या कहा जाता है, रक्षण
काल, रक्षण काल कहा जाता है। यहाँ पर एक चालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहाँ पर फार्मूला होता है आर बराबर रो एल बाई ए। तो यहाँ पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, 1/a होगा। आर प्रोपोर्शनल क्या होगा, एल होगा। लंबाई बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और एरिया बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध घटता है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि चालक जो होता है, चालक का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। और इस प्रतिरोधकता, इसको क्या कहते हैं, रो को हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता, या विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और होता क्या है ये, इसका यूनिट क्या होता है, मात्रक याद रखना है, क्या होता है, ओम मीटर। मतलब लेंथ मीटर में, तो मीटर में या सेंटीमीटर में दिया है तो क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए कहता है कि विशिष्ट प्रतिरोधकता किस बात पे निर्भर करता है, विशिष्ट प्रतिरोधकता किस बात पे निर्भर करता है, तो इसको याद रखिए। ऐसा नहीं है कि इसको आर के बराबर मान लेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोधकता चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। ये 80% लोग गलत करके आते हैं, याद रखिएगा। विशिष्ट प्रतिरोधकता चालक के लंबाई क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं करता है, ना प्रतिरोध पे डिपेंड करता है। वह आपका चालक के पदार्थ पर, वो किस पदार्थ का बना हुआ है, उस पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर के कारण कम होता है। मतलब एकल कला मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होगा, पावर फैक्टर शक्ति गुणक किसके कारण कम होता है, तो विपुल चुंबकन धारा के कारण। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है कि एक आदर्श परिणामित्र के प्राथमिक पर 1200 टर्न है। यहां पर मान लीजिए कि ये ट्रांसफार्मर बना हुआ है और ट्रांसफार्मर का ये आपका प्राइमरी सिरा और ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी सिरा। कह रहा है कि 1200 टर्न किधर है, प्राथमिक पर। ये आपका प्राइमरी सिरा होता है, प्राइमरी वाइंडिंग होता है, और ये क्या होता है, सेकेंडरी, द्वितीयक वाइंडिंग होता है। कह रहा है इधर टर्न की संख्या कितना है, 1200। टर्न की संख्या कितना है, 1200। इधर टर्न की संख्या, ये आपका प्राइमरी का है तो N1, और ये है आपका N2 कितना दिया है, 600 टर्न दिया है। तो कह रहे कि प्राथमिक पक्ष पर चालक वोल्टता 110 है, इधर कितना वोल्टता है, 110, और इधर भार प्रतिरोध, लोड प्रतिरोध कितना दिया है, 15। इसमें क्या कह रहा है कि आपको बताना है धारा परिणमन का अनुपात, धारा परिणमन का अनुपात। सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ आपको इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। सिंपल इसका फार्मूला होता है धारा परिणमन का अनुपात जो होता है, यहाँ पर परिणमन अनुपात, परिणमन अनुपात क्या होता है कि NP, ठीक है, परिणमन अनुपात जो होगा वो आपका NP बटे में NS। परिणमन अनुपात मतलब सीधा ये समझ लीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो यहाँ पर आपका होता है NP बटा में NS। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है, मान लीजिए कि E1 अपान में E2 बराबर क्या K, लेकिन यहाँ पर E2 में जो वोल्टेज प्राप्त होगा वो किसके कारण होगा, मतलब यहाँ पर देंगे और क्या ट्रांसफॉर्म होगा रहा है, क्या ट्रांसफर हो रहा है कि E2 पर वोल्टेज बढ़ रहा है घट रहा है। तो यहाँ पर E2 देखिए ये तो लिखे हैं, लेकिन यह आपका करेक्ट क्या होगा, करेक्ट ये सही माना जाता है। मतलब E2 अपान में E1, उसके हिसाब से आपका 600 अपान में कितना हो जाएगा, 1200। 600 अपान में क्या होगा, 1200, ये कट जाएगा तो 1/2 आपका आंसर होगा, यानी 0.5। क्या होगा, 0.5। अगला क्वेश्चन,
आपूर्ति वोल्टता में परिवर्तन के कारण अत्यधिक प्रभावित होने वाला उपकरण, अत्यधिक प्रभावित होने वाला उपकरण क्या है? विद्युत उपकरण। किसी भी कोई भी अगर उपकरण है, अगर उसको सप्लाई से जुड़ा हुआ है तो उसमें अगर वोल्टेज में परिवर्तन होता है तो उसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ेगा? जिस जिस सप्लाई से आपका डिवाइस जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि उस परिणामित्र के फेरों का अनुपात क्या होगा जहां पर 1500 वोल्ट से 30 वोल्ट 1500 वोल्ट से 30 वोल्ट का रूपांतरण होता है। इसका मतलब ये जो ट्रांसफार्मर है ये क्या है? स्टेप डाउन। ये कैसा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, फेरों का अनुपात मतलब N1 अपान में N2 पूछा है। यहाँ पर आप जानते हैं कि E प्रोपोर्शनल क्या होता है? N। ठीक है, E1 प्रोपोर्शनल N के बराबर होता है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा E1 अपान में E2। N1 इंटू का मान निकालना है। E1 का मान कितना दिया है? मतलब प्राथमिक में कितना दिया है? 1500 बटे में ये कितना दिया है? 30। E2 का मान कितना है? 30। ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा? 50/1 यानी 50 संबंधे 1। ऑप्शन कौन सा होगा? 50 संबंधे 1। अगला क्वेश्चन, एक 50 हर्ज साइन वेव ज्या वक्र में 0.02 वेबर एक ट्रांसफार्मर माध्यमिक के 55 मोड़ के साथ लिंक है। माध्यमिक के प्रेरित वोल्टेज का मान क्या होगा? आरएमएस वोल्टेज, मतलब ई का मान आपसे पूछ रहा है। किसका मान दिया है? एफ का मान कितना दिया है? 50 हर्ट्ज। फाई का मान कितना दिया है? 0.02 वेबर। फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। 55 मोड़ यानी एन का मान कितना दिया है? 55 मोड़ यानी वो टर्न्स है। ठीक है, टर्नों की संख्या दिया है 55। तो आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के लिए फार्मूला होता है 4.44 F∅m/N। 4.44 गुणे सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50, फ्लक्स का मान कितना है? 0.02 और एन का मान कितना है? 55। एन का मान है 55। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 244.2 वोल्ट आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि 400 केवीए पावर कितना दिया है? 400 केवीए। कह रहा है कि 8000 वोल्ट 200 वोल्ट 8000 वोल्ट को मतलब वो 8000 वोल्ट ऑब्लिक 200 दिया है। परिणामित्र की द्वितीयक वाइंडिंग में 100 टर्न है। तो यदि परिणामित्र एक आदर्श परिणामित्र हो तो अधिकतम अनुमेय प्राथमिक धारा कितना होगा? पावर कितना दिया है? पावर आपका फिक्स होगा, पावर तो चेंज नहीं होगा। वोल्टेज चेंज हो सकता है, करंट उसके रिस्पेक्ट में चेंज हो सकता है, लेकिन पावर का मान चेंज नहीं होगा। पावर का मान क्या होगा? चेंज आपका नहीं होगा। ठीक है, आपका करंट का मान चेंज हो सकता है, पावर का मान चेंज हो सकता है, सॉरी करंट का मान चेंज हो सकता है, वोल्टेज चेंज हो सकता है, लेकिन पावर का मान कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर वोल्टेज कितना दिया है? प्राथमिक का वोल्टेज कितना दिया है? 8000। तो प्राथमिक धारा भी तो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्राथमिक धारा। तो मान निकालेंगे तो P बराबर क्या होता है? VI। और प्राथमिक के लिए क्या हो जाएगा? BP। और वोल्टेज क्या हो जाएगा? VP और IP। IP का मान निकाल लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? P अपान में VP। P का मान कितना है? 400। P का मान कितना है? 400 किलो KVA में दिया है। किस में दिया है? KVA में। तो इसको बदल देंगे 10 का पावर 3 और बटे में इसका मान कितना दिया है? 8000। ये कट जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये हो जाएगा 8 से यहाँ पर 40, तो कितना बच जाएगा? IP का मान कितना हो जाएगा? 50 एम्पियर। ऑप्शन कौन सा सही होगा? दूसरा। अगला क्वेश्चन, वोल्टता प्रोत्कर्ष जो ट्रांसमिशन लाइन से होकर के गुजरती है आरंभ में प्रवेश करती है। देखिए, जो भी वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में होकर के गुजरती है वह पहले किसी भी कारणवश, जैसे लाइटिंग अरेस्टर का उपयोग किया जाता है। लाइटिंग अरेस्टर, इसका हिंदी होता है लाइटनिंग लाइटनिंग अरेस्टर का उपयोग किया जाता है
इसका उपयोग आकाशीय आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए ये उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर में अर्ध समवृत्त प्रकाश मतलब जो अर्ध स्लॉट कटे होते हैं का कार्य होता है चुंबकीय धारा घटाना तथा शक्ति गुणक को बढ़ाना। पावर फैक्टर क्या करता है, बढ़ाता है, और मैग्नेटाइजिंग करंट को क्या करता है, वो घटाता है। अगला क्वेश्चन, एक मोटर की निर्धारित गति पर एक मोटर की निर्धारित गति पर एक मोटर की निर्धारित गति पर दिया है कि गति पर शून्य भार का मतलब होता है नो लोड, शून्य भार का मतलब होता है नो लोड। स्पीड कितना दिया है, 1000 आरपीएम। कितना है, 1000 आरपीएम। कितना स्पीड दिया है, 1000 आरपीएम से 900 1000 आरपीएम से 950 आरपीएम तक हो जाती है। तो देखिए यह शून्य भार पर कितना था, 1000 आरपीएम। ठीक है, और निर्धारित भार पर गति शून्य भार पर कितना, 1000, मतलब 1000 आरपीएम से ये चल रहा है। और कितना हो गया, 950 आरपीएम। वोल्टेज का गति नियमन मतलब आपको रेगुलेशन बताना है। ठीक है, स्पीड रेगुलेशन क्या बताना है आपको, स्पीड रेगुलेशन हिंदी में वही आपका गति है। ये आपका होता है, देखिए फुल लोड से नो लोड क्या होता है, सॉरी फुल पर स्पीड कितना है इसका मतलब NFL माइनस N, मतलब नो लोड पर फुल लोड पर और नो लोड पर। तो जब फुल लोड पर डालेंगे तो उसका मान क्या होगा, घटेगा, और डिवाइडेड कर देते हैं तो यहाँ पर कितना होता है, 1000 माइनस 950 बटा में 950, तो 50 बटा में कितना हो जाता है, 950, और इसको चेंज कर देते हैं प्रतिशत में तो आपका 5.26% आएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, पहला। अगला क्वेश्चन, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। परीक्षा आपकी बिल्कुल नज़दीक आ गया है, इसलिए अब आपके पास समय कम होने के कारण एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझिए, और जितने भी क्वेश्चन आप रिवीजन कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक एक पॉइंट, फार्मूले सबको आप नोट करते जाइए। और एक दिन पेपर से एक दिन पहले परेशान नहीं होना है। सभी फार्मूले को जो भी आप रिवीजन किए हैं, सिंपल सिंबल जो भी चीज़ें हैं उसको सबको एक बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और चैनल को सॉरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। यहाँ पर देखिए दिया है कि 1200 आरपीएम स्पीड कितना दिया है, 1200 आरपीएम पर 6 कुंडली डीसी जनरेटर में उत्पादित ईएमएफ ज्ञात करें। इसका प्रतिबाध ध्रुव इतना दिया है, आर्मेचर चालकों की संख्या दिया है 1000। देखिए क्या दिया है, यहाँ पर एन का मान कितना दिया है, 1200 आरपीएम। एन का मान कितना है, 1200। पी का मान कितना दिया है, 6। पी का मान कितना है, 6। डीसी जनित ईएमएफ आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ईएमएफ ज्ञात करना है। फ्लक्स का मान कितना दिया है, 0.3 मिली वेबर। तो इसको चेंज करेंगे तो 0.3 गुणे 10 का पावर -3 से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेबर। आर्मेचर चालकों की संख्या कितना दिया है, जेड बराबर दिया है 1000। ठीक है, तो यहाँ पर जब मान निकालेंगे तो ई बराबर Z∅Np बटा में 60A। तो यहाँ पर तो पोल की संख्या, ध्रुव की संख्या क्या है, समान है। जेड का मान रखेंगे 1000, फ्लक्स का मान रखेंगे 0.3 गुणे 10 का पावर -3। एन का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1200 आरपीएम, 1200 अपान में 60। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 0.3 गुणे 1200 अपन में ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 120 में जब 0.3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36 बटा में 6, कटा देंगे, यहाँ पर कितना आएगा
वोल्ट। ऑप्शन कौन सा होगा? 4 नंबर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि मूल आवृत्ति की 50 हर्ट्ज हो, यदि मूल आवृत्ति कितना हो? 50 हर्ट्ज हो, तो तृतीय 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 मतलब क्या? 3। तृतीय तृतीय सन्नादी सामग्री की मतलब तृतीय हार्मोनिक्स क्या है? हार्मोनिक्स की सन्नादी आवृत्ति कितनी होगी? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 गुणे और हार्मोनिक कितना है? यहाँ पर कितना दिया है? 50 गुणा करेंगे तो 50 दिए कितना हो जाएगा? 150। अगला क्वेश्चन दिया है कि 90% दक्षता के साथ पूर्ण भार पर चल रहे 2 किलो 2 किलो वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज मोटर के पावर इनपुट का मापन 2 वाट मीटर द्वारा किया जाता है। 2 वाट मीटर द्वारा किया जाता है। जो आपको पावर कितना दिया है? P1 बराबर दिया है 300 किलोवाट और P2 बराबर दिया है, मतलब ये किसका मान, मतलब वाट मीटर के लिए है, तो ये कितना दिया है? 100 किलोवाट। 100 किलोवाट दिया है, ठीक है इनपुट। या आप चाहें तो इसको आप वाट मीटर के लिए W1 और W2 से भी दर्शा सकते हैं। अब जब इसका टोटल आप इनपुट पावर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? W1 प्लस W2 या P1 प्लस P2, तो 300 प्लस 100 बराबर कितना हो जाएगा? 400 किलो वाट। ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला 400 किलो वाट। 400 किलो वाट, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक प्रतिरोध संधारित्र श्रेणी परिपथ 220 वोल्ट डीसी आपूर्ति से जुड़ा है। डीसी आपूर्ति से जुड़ा है। डीसी आपूर्ति से क्या है? ये जुड़ा हुआ है। आगे कह रहा है कि एक समय नियतांक के बाद संधारित्र पर एक समय नियतांक के बाद संधारित्र पर समय नियतांक के बाद संधारित्र पर कितनी वोल्टता होगी? समय नियतांक के बाद संधारित्र पर कितनी वोल्टता होगी? आपूर्ति ये क्या है? ये आपका है आपूर्ति वोल्टेज। आपूर्ति वोल्टेज कितना दिया है? 200 वोल्ट। अब देखिए ये कह रहा है कि प्रतिरोधक संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर एक कैपेसिटर है और इसके साथ एक श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। समय नियतांक के बाद संधारित्र की वोल्टता कितना होगी? तो देखिए जब संधारित्र डिस्चार्ज होता है, निरावेशन होता है, ठीक है, जब कैपेसिटर क्या होता है? चार्ज भी तो होता है ना, तो जब कैपेसिटर चार्जिंग की अवस्था में होगा, ठीक है, और डिस्चार्जिंग के समय जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो एक समय स्थिरांक में 63.2% डिस्चार्ज करता है। कितना करता है? 63.2%। अब यहाँ से परसेंटेज को जब हटा देंगे तो 63.2 अपन में कितना हो जाएगा? 100। कितना वोल्टेज है? 200 से इसमें गुणा कर देंगे, फार्मूला होता है वोल्टेज के लिए, 200 से गुणा कर देंगे, आपका ये कितना आ जाएगा? 126.4 वोल्ट। कितना आएगा? 126.4 वोल्ट। मोटर में प्रवर्तक की क्या भूमिका होती है? अधिक प्रवर्तन करंट को क्या करता है? रोकता है। अगला क्वेश्चन, किसी डीसी मशीन में प्रत्येक चालक चुंबकीय अभिवाह से 90 डिग्री पर 90 अंश के कोण पर इसकी गति की दिशा में स्थित होते हैं, ठीक है। जो चालक चुंबकीय होता है वह 90 डिग्री उसकी गति की दिशा में स्थित होता है। अगला, डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को दर्शाया जाता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ये आपका अंगूठा चालक पर लगने वाले बल, ये आपको दर्शाता है बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये करंट की दिशा दर्शाता है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर ये लेफ्ट है और आपका ये होता है राइट के लिए। राइट और लेफ्ट में क्या अंतर है, देखिए सिंबल तो सबका सेम होगा, ये एफ होता है और ये होता है बी की दिशा और ये होता है करंट की दिशा। ठीक है, ये आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है और ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। अंतर क्या होता है कि देखिए लेफ्ट हैंड जो लगता है वो लगता है आपका मोटर के लिए, याद रखिए, हो सकता है पूछ दे। और ये आपका लगता है किसके लिए, जनरेटर के लिए। मोटर में आप एफ की दिशा ज्ञात करते हैं, मतलब चालक पर लगने वाले बल की दिशा क्या ज्ञात करते हैं, चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात कर दी जाती है। लगने वाले बल की दिशा बल की दिशा ज्ञात की जाती है। और राइट हैंड नियम से आई का मान ज्ञात किया जाता है, क्या, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो, क्योंकि जनरेटर से पूछ रहा है तो क्या होता है, दाएं हाथ के नियम से। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत प्रणाली में होने वाला सबसे सामान्य दोष है सिंगल लाइन से भू संयोजन। ठीक है, सिंगल फेज से भू मतलब भूमि से संयोजन सामान्य दोष होता है। अगला क्वेश्चन, वह भार जिसके शक्ति गुणक का मान 1 है, वह भार जिसके शक्ति गुणक का मान क्या है, 1 है। शक्ति गुणक का मान यानी पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, कॉस फाई। और इसका मान 1 होने का मतलब है कि कास फाई यानी फेज एंगल का मान शून्य रहा होगा, तभी उसका कास फाई का मान क्या होता है, 0। अरे सॉरी, कास जीरो का मान कितना होता है, 1। कास जीरो का मान कितना होता है, 1। यानी जो आपका तंतु फिलामेंट लैंप होगा वो रजिस्टिव लोड की तरह व्यवहार करेगा, इसलिए इसका पावर फैक्टर कितना होता है, 1। अगला क्वेश्चन, 60 माइक्रो एम्पियर धारा, आई का मान कितना दिया है, 60 माइक्रो एम्पियर। इसको बदल देंगे तो 60 गुणे 10 का पावर -6 एम्पियर होगा। जब माइनस में चेंज करते हैं तो क्या होता है, माइक्रो में को बदलते हैं तो 1 माइक्रो बराबर 10 का पावर -6 होता है। तो कह रहा है कि मिली एम्पियर में ज्ञात कीजिए। तो मिली एम्पियर के लिए क्या करेंगे, 60 गुणे 10 का पावर -6। अब मिली एम्पियर में बदलेंगे तो आप 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा, ये 60 गुणे 10 का पावर कितना हो जाएगा, -3। इसके बाद 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 0.06 आपका आंसर आएगा, किसमें, मिली एम्पियर में। ऑप्शन नंबर डी, 4 नंबर। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी डीसी जनित्र की सतत हानि नहीं है, ताम्र हानि। क्या यहाँ पर ताम्र हानि, क्यों, क्योंकि देखिए ताम्र हानि आपका लौह हानि हमेशा होता है, लेकिन ताम्र हानि क्या होता है कि यह लोड पर डिपेंड करता है, लोड पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपका लोड का मान बढ़ेगा तो उसमें क्या होता है, करंट का मान बढ़ता है, और करंट का मान बढ़ेगा तो कंडक्टर से बहने वाली धारा के कारण यानी कॉपर लॉस आपका होता है। अगला क्वेश्चन, एक परिणामित्र में 200 वर्तन प्राइमरी वाइंडिंग, कितना दिया है, 200 वर्तन प्राइमरी वाइंडिंग, मतलब एन का मान कितना दिया है, 200 टर्न। वाइंडिंग में 200 वोल्ट, वी का मान कितना दिया है, 240 वोल्ट। ठीक है, यहां पर दिया गया है। अब कह रहा है कि अधिकतम अभिभाग के लिए फाई का मान दिया है 5 मिली वेबर। तो इसको बदल देंगे तो 5 गुणे 10 का पावर -3 वेबर हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसकी आवृत्ति बताइए। तो आपका क्या होता है, ई बराबर 4.44 एफ 5m इंटू एन। क्या बताना है, एफ का मान, तो एफ का मान निकालेंगे तो ई अपान में 4.44 गुणे 5m गुणे क्या हो जाएगा, एन बराबर, और यहाँ पर एफ का मान आपको निकालना है। यहाँ पर जो भी मान दिया है मतलब ये वोल्टेज यानी ई का ही मान है, सारा मान यहाँ पे रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, एफ का मान मिल जाएगा। ठीक है, प्रवर्तन पर डीसी मोटर में निम्न प्रतिरोध होगा, क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर लो रेजिस्टेंस होता है। प्रवर्तन पर डीसी में निम्न प्रतिरोध होता है। अगला क्वेश्चन,
किसी प्रेरण मोटर में, किसी इंडक्शन मोटर में एक अवरुद्ध घूर्णक परीक्षण का उपयोग कांस्टेंट लॉस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? कांस्टेंट यानी चर हानि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यहां पर दिया है कि यदि एक निस्पंदित भार धारा 10 मिली एम्पियर है, क्या है? 10 मिली एम्पियर हो तो निम्न में से किस परिपथ में डायोड की धारा 10 मिली एम्पियर होगी? तो देखिए इसमें आपका, इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर में होगा। क्यों? हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड के साथ आपका लोड रेजिस्टेंस श्रेणी में जुड़ा होता है। इसमें अगर आप 10 मिली एम्पियर की करंट प्रवाहित करा रहे हैं तो आपका डायोड और लोड रेजिस्टेंस आपका कितना होगा? 10 मिली एम्पियर का ही करंट प्रवाहित होगा। वो किसके लिए होता है? आपका हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र में हानि शून्य होती है? हाइड्रो पावर प्लांट। किसमें होता है? हाइड्रो पावर प्लांट में सबसे सुटेबल आपका ये प्लांट है, जिसमें विद्युत पैदा करने के लिए खर्च कम लगाना पड़ता है। क्या होता है? खर्च कम लगाना पड़ता है। यहाँ पर पानी के द्वारा बिजली बनाया जाता है। हम लोग डैम बनाते हैं, डैम बना करके पानी को कलेक्ट कर लेते हैं और पेन स्टॉक के माध्यम से अभी इसमें सेम ऐसा क्वेश्चन आया था जो हम पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। उसमें आपका ये क्वेश्चन दिया था कि सर्ज टैंक किसमें होता है? तो आपका हाइड्रो पावर प्लांट में ही सर्ज टैंक का उपयोग किया जाता है। इससे आपका 3-4 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अगला देखिए कि आपका जल विद्युत संयंत्र होगा। डीजल में क्या होता है? खर्च ज्यादा लगता है। नाभिकीय न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये तारापुर में है। एक क्वेश्चन इससे भी दिया था कि तारापुर में क्या नहीं है। और एक होता है भाप विद्युत संयंत्र। भाप विद्युत संयंत्र का होता है थर्मल पावर प्लांट। इसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा खर्च की आवश्यकता पड़ती है, प्रदूषण होता है, कोयले और पानी के द्वारा बिजली बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनित्र में बहुत कम वोल्टेज नियमन होता है? मतलब कम वोल्टेज रेगुलेशन होता है। सीरीज जनरेटर में, श्रेणी जनरेटर में लो वोल्टेज रेगुलेशन होता है। अगला क्वेश्चन, एक डायोड की स्विचन आवृत्ति पर निर्भर करता है। जब वह डायोड रिवर्स बायस में होता है तो वह स्विचिंग आवृत्ति पर डिपेंड करता है। रिवर्स पुनर्प्राप्ति काल इसका ऑप्शन होगा। इसको आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन, विद्युत का अत्यधिक उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए प्रयुक्त पारेषण वोल्टेज होती है। तो देखिए यहाँ पर ये मानक है कि इंडिया में जो आपकी सप्लाई आवृत्ति है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी वो कितना होता है? 50 हर्ट्ज। और जो लाइन होता है ये पारेषण मतलब वोल्टेज के लिए आपको क्या मानक होता है? 11 केवी, 11,000 वोल्ट। क्या होता है? 11,000 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज होता है। और सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 50 हर्ट्ज। वैसे जनरली आपका 33,000 भी जनरेट किया जाता है, 33,000 भी जनरेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर 11 केवी ही आपका स्टैंडर्ड मानक है इसका कि 11 केवी की सप्लाई संचरण की जाती है। अगला क्वेश्चन, 2 वाट शक्ति निर्धारण वाले 200 ओम के प्रतिरोध से होकर अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित होगी? यहाँ पर P का मान कितना दिया है? 2 वाट। R का मान कितना दिया है? 200 ओम। P बराबर फार्मूला होता है I स्क्वायर R। I का मान निकालेंगे तो I स्क्वायर P अपन में कितना हो जाएगा? R। P का मान है 2, R का मान है 200। ये कट जाएगा तो I बराबर 1 बटा में कितना हो जाएगा? 100। I स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में कितना हो जाएगा? 1 बटा में 10। कितना हो जाएगा? 1 बटा में 10। और जब इसको आप मिली एम्पियर में बदलेंगे तो 1000 से कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 10 है। और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100 मिली
एम्पियर। कितना हो जाएगा 100 मिली एम्पियर। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक 6 ध्रुव वेव वाउंड, क्या है ये वेव वाउंड, कौन सा है ये वेव वाउंड किया गया है वेव वाउंड। कह रहा है कि 6 पी का मान कितना है 6, आर्मेचर में चालक का संख्या कितना है 600 चालक है, ध्रुव फ्लक्स का मान कितना है 0.02, कह रहा है कि 300 वोल्ट उत्पादित किया जाता है, ई का मान कितना दिया है 300 वोल्ट। तो कह रहा है कि उत्पादित करने के लिए जनरेटर को किस गति पे चलाया जाए, तो इसका फार्मूला होता है ई बराबर जेड फाई एन पी बटा में 60A। यहाँ पर वेव बाउंड दे दिया है, ठीक है, और लैप बाउंड होता है तो क्या होता है ए बराबर पी, यहाँ पर दिया है वेव बाउंड, क्या हो जाएगा देखिए आपको एन का मान निकालना है, ई का मान रखेंगे कितना होगा 300, जेड का मान 600 गुणे फाई का मान 0.02, एन का मान ज्ञात करना है, पी का मान कितना हो जाएगा 6, 60 गुणे वेव बाउंड के लिए कितना होता है 2, इसको कटा देंगे 3, ये कट जाएगा कितने बार में 100 बार में, और ये 0 से 0 कट जाएगा 00, यहाँ पर हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा 0.02 गुणे एन गुणे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा कितना हो जाएगा 1 बटा में 0.02 अपान में एन। अब इसको दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, कितने से गुणा करेंगे 100 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 अपान में 2 कट जाएगा कितना हो जाएगा 50 आरपीएम, कितना हो जाएगा 50 आरपीएम। यहाँ पर कितना आ रहा है 500 आरपीएम, कितना आ रहा है 500 आरपीएम। हो सकता है इसी फार्मूले पे आएगा, यहाँ पर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा, आपका इसी फार्मूले पर ये लगेगा ई बराबर जेड फाई एन पी बटे में 60A, ठीक है, कहीं मिस्टेक हो सकता है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्योंकि आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो आप इस तरीके से आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अगला क्वेश्चन दिया है एक तुल्यकालिक मशीन में समकोणिक अक्ष तुल्यकालिक प्रतिघात का अनुपात होता है V मिनिमम और V मैक्सिमम। क्या होता है प्रतिघात होता है इसका, प्रतिघात इसका होता है, प्रतिघात इसका क्या होगा V मिनिमम और V मैक्सिमम, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन एक 200 वोल्ट शंट मोटर कुल 20 एम्पियर की धारा लेता है, शंट मोटर कुल 20 एम्पियर की धारा लेता है, शंट क्षेत्र का प्रतिरोध दिया है 250 ओम और आर्मेचर प्रतिरोध कितना दिया है 0.3 ओम। पश्च विद्युत वाहक बल की गणना करना है, क्या करना है आपको पश्च विद्युत वाहक बल की गणना करना है, यानी बैक ईएमएफ का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फार्मूला होगा ईबी बराबर V माइनस IA अपान में आर है। ईबी का मान ज्ञात करना है, V का मान कितना दिया है, V का मान आपका दिया है 220, यहाँ पर V का मान कितना दिया है 220, V का मान 220 दिया है। आर्मेचर करंट होता है और यहाँ पर क्या दिया है शंट प्रतिरोध, मतलब RSH का मान दिया है 250 ओम और आर्मेचर का प्रतिरोध दिया है RA बराबर दिया है 0.3 ओम। अब यहाँ पर ये 20 एम्पियर की धारा लेता है, टोटल कितना रहा है 20 एम्पियर, लेकिन ये टोटल कितना ले रहा है 20 एम्पियर। अब यहाँ पर ये आपका आर्मेचर करंट और आर्मेचर प्रतिरोध, तो आर्मेचर प्रतिरोध से होकर के जो धारा प्रवाहित होगा उसका मान रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर क्या करना है कि जब RSH का मान ISH से ISH का मान निकालेंगे तो V अपान में क्या हो जाएगा RSH, V का मान कितना हो जाएगा 220, कितना दिया है 220 अपान में RSH का मान कितना है 250, कितना दिया है 250, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे, आपका कितना माना जाएगा करंट का मान, ये कट जाएगा और 25 वाट है, लगभग 0.5
8 8 के समथिंग आएगा। इसके बाद क्या करना है, ये आपका क्या हो गया ISH, और टोटल करंट कितना दिया है 20। इसका मतलब कि टोटल करंट 20 है और 20 में से 0.88 घटा देंगे तो जो बाकी का करंट होगा वो किस में जाएगा, आर्मेचर में। तो यानी आर्मेचर का करंट निकालेंगे तो 20 माइनस 0.88 और इसको घटाएंगे तो आपका 19.12 एम्पियर आएगा। अब जब बैक ईएमएफ निकालेंगे तो 220 वोल्ट माइनस IA का मान कितना है 19.12 गुणे RA का मान 0. यहाँ पर RA का मान दिया 0.3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका 214.26 वोल्ट आएगा। कितना होगा 214 वोल्ट 26 आएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नियत वोल्टता जनित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी नियत वोल्टता जनित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। महत्वपूर्ण विशेषता है तो कौन सा होगा, निम्न आंतरिक प्रतिरोध। निम्न आंतरिक प्रतिरोध, निम्न आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। कौन सा होगा, निम्न आंतरिक प्रतिरोध। आपका ये ऑप्शन सही होगा, निम्न आंतरिक प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन, पारेषण लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन में का उपयोग करके स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है। सीरीज कैपेसिटर और शंट कैपेसिटर दोनों का, सीरीज कैपेसिटर और शंट कैपेसिटर दोनों का, इसको याद रखना है। 3 माइक्रोफैरड के 5 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इसका तुल्य मतलब तुल्य समतुल्य धारिता कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए फार्मूला होता है, सीरीज में जुड़ेगा तो 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डैश डैश 1/CN तक। यहाँ पर कितना है 5%। तो इसके लिए डायरेक्ट आप CT बराबर निकाल सकते हैं कि कितना है 3 माइक्रोफैरड का है। ये कैपेसिटर कितने माइक्रोफैरड का है, 3 माइक्रोफैरड का है। और कितना कैपेसिटर है 5। यहाँ पर कितना दिया है, टोटल कैपेसिटर की संख्या कितना दिया है 5। तो आप इसमें देखिए बार बार अगर आपको 5 बार यहाँ पर 3 3 फिर एक बार 3 3 रखना पड़ेगा, फिर एलसीएम 3 लेंगे, टोटल ऊपर कितना आ जाएगा 5। तो कितना हो जाएगा 3/5 रखेंगे। और डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है, ये तब फार्मूला लगाएंगे जब कैपेसिटर का मान जो वैल्यू दिया है वो कितना होना चाहिए, समान होना चाहिए। एक होना चाहिए मतलब एक ही हो, समान होना चाहिए। जिसमें इसमें संख्या दिया है 5 संधारित्र संख्या दिया है, ये नंबर ऑफ एन का मान कितना दिया है 5, ठीक है। तो यहाँ पर CT बराबर होता है C/में मतलब कैपेसिटर का संख्या 3 का, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, C का मान कितना है 3 माइक्रोफैरड, N का मान है 5, कटा देंगे कितना हो जाएगा 0.6 माइक्रोफैरड। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, जब धारा 2 सेकेंड में -3 एम्पियर से 3 एम्पियर हो जाता है तो स्वप्रेरकत्व मतलब 2 हेनरी हो तो प्रतिघाती वोल्टेज कितना होगा। प्रतिघाती वोल्टेज कितना होगा, ठीक है। प्रतिघाती वोल्टेज कितना होगा, तो यहाँ पर फार्मूला होता है V बराबर यहाँ पर 2, T का मान कितना दिया है 2, यहाँ पर T बराबर कितना दिया है 2 एम्पियर। यहाँ पर T का मान कितना दिया है, यहाँ पर T बराबर 2 सेकेंड, T बराबर दिया है 2 सेकेंड, -3 से 3 एम्पियर हो जाता है। यहाँ पर स्वप्रेरकत्व L का मान कितना दिया है 2 हेनरी। प्रतिघाती वोल्टेज तो यहाँ पर V बराबर होता है L I अपन में क्या होता है DT। L का मान कितना दिया है 2, ठीक है। I का मान अभी मत रखिए, सुनिए यहाँ पर T का मान कितना दिया है, T का मान कितना दिया है 2 सेकेंड, ठीक है। T का मान आपका दिया है 2 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि -3 से 3 हो जाता है तो करंट का मान तो हम माइनस में नहीं ले सकते हैं, वो तो आपका परिवर्तित कर रहा है। करंट के लिए तो माइनस चिन्ह ये बताता है, करंट माइनस में कभी नहीं होता, करंट माइनस में कभी नहीं होता है।
करंट माइनस में आने का मतलब है कि आपका वो इंडिकेट करता है कि धारा की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। माइनस में आने का मतलब है कि धारा की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 6 वोल्ट। तो ऑप्शन कौन सा होगा, दूसरा होगा, 6 वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 100 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 50 माइक्रोफैरड के संधारित्र की धारिता प्रतिघात ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए फार्मूला होता है कि XC बराबर 1/2πfc। फार्मूला होता है, यहाँ पर मान लिखेंगे 2 गुणे पाई का मान 3.14, एफ का मान कितना दिया है 100 हर्ट्ज पर, और ये कितना दिया है 50 माइक्रोफैरड है, तो इसको चेंज कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये 10 का पावर -6 हो जाएगा, ऊपर जाकर के +6, और ये इसमें गुणा करेंगे 50 गुना के 100 गुणे 300, 3.14 में 100 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 314, 2 जीरो से ये कट जाएगा, 10 का पावर 4 बटा में 314 डिवाइड करेंगे 31.84 ओम आएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस मात्रक क्या होता है इसका, ओम। और इससे आपसे भी क्वेश्चन पूछता है कि फ्रीक्वेंसी के अब व्युत्क्रमानुपाती, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन, एक विगलक है, विगलक जो होता है आपका मतलब एक सुरक्षा फ्यूज की तरह। यहाँ पर एक विगलक एक एयर स्विच है जो हाथ से संचालित होता है, मतलब हाथ से उसको ऑन या ऑफ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका होता है मैनुअल स्विच की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, आपका दिया है कि एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी में दी गई निवेश इनपुट धारा 100 वाट कितना दिया है, सॉरी 1000 वाट, और प्राप्त कितना दिया है आपका, प्राप्त दिया है आउटपुट दे रहा है 400 वाट। कितना दे रहा है 400 वाट। तो आपका बताना है कि दृष्टिकरण दक्षता कितनी होगी। तो देखिए दक्षता बराबर होता है आउटपुट बटा में इनपुट, और परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं। आउटपुट कितना है, प्रत्यावर्ती धारा DC, आउटपुट कितना है 400, आउटपुट कितना है 400, इनपुट कितना है 1000 गुणे 100, कटा देंगे, 1 जीरो से 1 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 40%। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला 40% होगा। केबिल में विद्युत रोधन के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। केबिल में विद्युत रोधन के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए, गैर आर्द्रता ग्राही। जो विद्युत केबिल होता है आपका उसमें नमी, आर्द्रता मतलब नमी से संबंधित है, उस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए जो नमी को क्या करता हो, रोकता हो। अगला क्वेश्चन, DC आपूर्ति प्रणाली में आधारित दृष्टिकारी में आमतौर पर चोक की तुलना में संधारित्र निवेश निस्पंदक को अधिक मान्यता दी जाती है, क्योंकि देखिए चोक जो होता है वो महंगा होता है। आपका चोक क्या होता है, महंगा। जो चोक कुंडली होती है वो महंगा होती है। और इसका मतलब क्या है, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर क्या है, देखिए फिल्टर किसे कहते हैं कि जब आप रेक्टिफायर से आउटपुट DC प्राप्त करते हैं तो उस DC में कुछ AC के कंपोनेंट रह जाते हैं। DC के साथ साथ क्या होता है, AC के कंपोनेंट होते हैं, और वह शुद्ध DC नहीं होता है, प्योर DC नहीं होता है। इसको दूर करने के लिए, मतलब AC को इसमें से दूर करने के लिए आप फिल्टर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, फिल्टर का। और फिल्टर आपके जो होते हैं, यह कैपेसिटर इनपुट होता है, इंडक्टर भी होता है, ठीक है, मतलब चोक कॉइल से संबंधित भी होता है, और सबसे बढ़िया आपका होता है पाइप फिल्टर। क्या होता है पाइप फिल्टर में, क्या होता है कि दो आपके कैपेसिटर
और एक इंडक्टर, ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े होते हैं और इंडक्टर इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, और इससे जो आपका आउटपुट डीसी प्राप्त होता है वो बिल्कुल शुद्ध प्राप्त होता है। सबसे अच्छा पाई फिल्टर माना जाता है, लेकिन इसके लिए यहाँ पर चूक क्या होता है, मतलब महंगा होता है। अगला क्वेश्चन, परिणामित्र की भार पर लौह हानि 60 वाट है। लौह हानि क्या है, यहाँ पर दिया है आयरन लॉस। आयरन लॉस क्या है, 600 वाट है। कह रहा है कि अर्ध भार मतलब आधा भार क्या कर दिया जाता है, हाफ लोड पर कितना होगा, तो हाफ लोड पर भी 600 ही वाट होता है। क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर में लौह हानि यानी आयरन लॉस लोड पर डिपेंड नहीं करता है। लोड पर क्या डिपेंड करता है, कॉपर लॉस। लोड पर क्या डिपेंड करता है, कॉपर लॉस। लोड बढ़े या घटे, आयरन लॉस फिक्स होता है, वो नहीं बदलेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मोटर के लिए शून्य भार प्रचालन की अनुशंसा नहीं की जाती है, डीसी सीरीज मोटर। क्योंकि इसकी स्पीड, ये क्वेश्चन घुमा फिरा करके आपको 3-4 बार पूछा गया है, क्योंकि इसकी स्पीड बिना लोड की बहुत ज़्यादा होती है, वेरी डेंजरस, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है इसका, समझ रहे हैं। इसलिए इसको बिना लोड का कभी डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट नहीं किया जाता, इसको हमेशा लोड पर ही चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक 220 वोल्ट / 2300 वोल्ट परिणामित ट्रांसफार्मर है, 0.25 पश्चगामी शक्ति गुणक पावर फैक्टर का मान दिया है, पर 5 एम्पियर की शून्य धारा लेता है। 5 एम्पियर की शून्य धारा लेता है, तो पूछ रहा है आपसे कि शून्य धारा लेता है तो बताइए कि कोर हानि कितनी होगी। क्या बताना है आपको, कोर हानि कितनी होगी, कोर हानि कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोर हानि मतलब आपको लॉस बताना है। यहाँ पर वोल्टेज, प्राइमरी के लिए वोल्टेज कितना दिया है, 230 वोल्ट। सेकेंडरी के लिए वोल्टेज कितना है आपका, 2300 वोल्ट। यानी ये स्टेप अप, यानी ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पर आप जब इसका पावर लॉस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर लॉस बराबर फार्मूला होता है P बराबर VI cos फाई। करा क्या होता है, P बराबर VI cos फाई। V का मान कितना है, 230 इनपुट से होगा, और I का मान कितना है, 5 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.25 कास फाई। ये पावर फैक्टर पश्चिगामी, ये पावर फैक्टर दिया है शक्ति गुणक, मतलब वो कास फाई का मान कितना दिया है, कास फाई का मान कितना दिया है, 0.25, 0.25। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा, जब इसका गुणा करेंगे तो 287.5 वाट। ये एसी के लिए होता है, एसी में क्योंकि फेजर सम जो जोड़ा जाता है, इसलिए पावर फैक्टर आपका लिया जाता है गणना में। एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजन का उपयोग अधिक वोल्टता के लिए कहाँ तक किया जाता है, तो 132 केवी तक, 1,32,000 वोल्ट तक किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इस वीडियो में जितने भी आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है, सारे क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लीजिएगा, जबकि मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया है कि आप उस वीडियो में देखिए कि आपको कैसे तैयारी करना है। ठीक है, आपको कैसे तैयारी करना है, मतलब ये आपका जो वीडियो होगा उसमें आपको पूरा डिटेल बताया गया है कि जो भी पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, सभी पेपर को एक सेट बना करके तैयार कर लीजिए, और वहाँ से आपको पता चलेगा कि किस किस से ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये दिया है कि 2% प्रतिरोधक की निम्न सीमा 127 ओम है। ये आपका कलर कोड, कलर कोड पढ़े होंगे आप, कॉलम बना रहता है यहाँ पर आपका। यहाँ पर जब प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो ए बी गुणे सी प्लस माइनस डी टोलेंस के निशान निकालते हैं। यहाँ पर रंग होता है 0 1 2 3 4 5, ये एक सारणी होता है, और उसके आधार पर हम लोग रेजिस्टेंस का मान निकालते हैं। जब यह आप इसके बारे में फुल डिटेल जानेंगे तभी आप बता सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा, 150 ओम आएगा,
2% के लिए आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको इसमें दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम कलर कोड पर वीडियो बना करके आपको अपलोड कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एक हीटर का निर्धारण 220 वोल्ट, क्या दिया है 220 वोल्ट, पावर कितना दिया है 10 किलोवाट, तो 220 वोल्ट किसका मान होगा। 220 वोल्ट, देखिए जो भी आपकी वोल्टेज आती है, जो घर में सप्लाई आती है, वह आपका आरएमएस वोल्टेज ही होता है। क्या होता है, आरएमएस वोल्टेज होता है। और जो आपका एनर्जी मीटर होता है वो आपका एवरेज वैल्यू को मापता है। जैसे आपका एनर्जी मीटर, वाट मीटर हो गया, ये सब आपका एवरेज वैल्यू मापते हैं। और जो आपके सप्लाई आते हैं उनको आरएमएस में बताया जाता है। क्या होता है उसका वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज होता है। ये मिस्टेक से इसका क्वेश्चन नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण भार पर मतलब फुल लोड पर इंडक्शन मोटर में प्रचालन पर अधिकतम उच्च शक्ति गुणक होता है कैपेसिटर पर। कैपेसिटर रन टाइप जो होते हैं, क्योंकि कैपेसिटर में करंट क्या होता है, लीड करता है, लीडिंग करता है, इसलिए पावर फैक्टर क्या होता है, उच्च होता है। अगला क्वेश्चन, एक संधारित्र 10 वोल्ट, संधारित्र किसका मान दिया है, V बराबर दिया है 10 वोल्ट, Q का मान कितना दिया है 0.6 कूलम। इसकी धारिता बताइए, फार्मूला तो Q बराबर क्या होता है CV, C का मान बताना है, Q अपान में V बराबर क्या हो जाएगा C। Q का मान कितना दिया है 0.6, 10 वोल्ट दिया है, इससे डिवाइड करेंगे, एक अंक पे दशमलव बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, C का मान कितना होगा, मात्रक इसमें होता है कैपेसिटर का मात्रक फैरेड, तो 0.06 फैरेड होगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत रोधी बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, पोर्सिलिन। किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, पोर्सिलिन, जिसको हम लोग चीनी मिट्टी के नाम से जाने जाते हैं, चीनी मिट्टी के नाम से जानते हैं। और आपका यह आपका ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इसका उपयोग किया जाता है, कुचालक के तौर पर हम लोग लगाते हैं, ठीक है। डोप्ड सिलिकॉन, डोप्ड का मतलब होता है अशुद्धि मिलाने की क्रिया, बताए थे आपको। सिलिकॉन को माना जाता है अर्धचालक, क्या माना जाता है, अर्धचालक। सेमीकंडक्टर में ही आपको सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या होता है, अर्धचालक होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनाइड, गैलियम, ये सब क्या है, अर्धचालक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक चालकता होता है चांदी में, इसको सुपर कंडक्टर के नाम से जाना जाता है। क्या होता है, सुपर कंडक्टर के नाम से जाना जाता है। ये आपको महंगाई के हिसाब से निशान नहीं लगाना है, ठीक है। क्या होगा इसमें, चांदी, चांदी के बाद नंबर आता है तांबा का, तांबा के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद जस्ता, टिन, जो भी होगा। अगला क्वेश्चन, 5 एम्पियर वाली डीसी धारा का घनत्व, सॉरी धारा का औसत मान होता है। देखिए डीसी के लिए 5 एम्पियर ये करंट दिया है, डीसी के लिए औसत मान मतलब एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू IAV बराबर 5 एम्पियर होगा, क्योंकि डीसी के लिए एवरेज वैल्यू उसी के बराबर ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि एक 4 ध्रुव 250 वाट 115 वोल्ट 60 हर्ट्ज संधारित्र प्रवर्तन प्रेरण मोटर 1760 आरपीएम पर चलते समय 5.3 एम्पियर की पूर्ण धारा मतलब फुल लोड लाइन करंट लेता है। यदि मोटर की दक्षता 64% है, मोटर की दक्षता N बराबर कितना दिया है 64% है, तो मोटर की स्लिप बताइए। क्या बताना है, NS माइनस NR बटा में NH। यहाँ पर ये क्या है, स्पीड दिया है 1760, ये किसका मान दिया है, प्रेरणी मोटर की स्पीड चलते समय। और यहाँ पर NS बराबर आप जानते हैं कि 120 अपन में क्या होता है F। अब यहाँ से 120 गुणे F का मान कितना हो जाएगा आपका 60 हर्ट्ज दिया है, P का मान कितना दिया है यहाँ पर 4, ये कटा देंगे कितना हो जाएगा 30 गुणे 60 बराबर 1800, कितना हो जाएगा 1800। और आप यहाँ से 1800 ये किसका मान है, NS का मान है, NS का मान है, NS का मान है
1800। NS का मान कितना दिया है? 1800। ठीक है, ये आपका NS क्या है? सिंक्रोनस स्पीड होता है। NS होता है आपका सिंक्रोनस स्पीड। NS आपका सिंक्रोनस स्पीड होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये इसका मान कितना दिया? NR का स्पीड कितना दिया है? 1760। तो बस इस फार्मूले में रखना है। NS का मान कितना आ गया? 1800। NR का मान कितना है? 1760 अपान में NS का मान कितना? 1800। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 40/180। तो यहाँ पर 4/में कितना हो जाएगा? 18। और इसमें जब डिवाइड करेंगे 1800 यानी एक जीरो बच जाएगा। 80 और इससे जब डिवाइड करेंगे तो 0.022 स्लिप का मान आएगा। ठीक है, अगर परसेंटेज में करना होगा तो आप क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। अगला क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है जल गैस। क्या होता है? जल गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण क्या होता है? जल गैस होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण। ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्वेश्चन शो नहीं कर रहा है, प्लीज वेट। इसी पेपर का जो पिछला वीडियो आपको अपलोड किया गया था, आप अभी चेक कर सकते हैं। उसमें लगभग आपका 54 क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है। उस क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मशीन से आए हुए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें आपके मशीन से आए हुए हैं। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भार धारा और मतलब लोड लाइन, भार रेखा और डायोड अभिलक्षण का प्रतिच्छेदन देता है। भार धारा और भार रेखा और डायोड अभिलक्षणों का प्रतिच्छेदन देता है। देखिए यहां पर एक इसका ग्राफ होता है, इसको आप फुल डिटेल आप पढ़ेंगे तब ये आपको ये आपका होता है VCE और ये होता है आपका कलेक्टर करंट मिली एम्पियर में। ठीक है, ये आपका 2 मिली एम्पियर का करंट, ये 1 वोल्ट, ये VCE मतलब कलेक्टर एमीटर, और यहाँ पर जो ये पॉइंट होता है इसको हम लोग Q पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? Q पॉइंट। और ये जो लाइन होता है ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ये लाइन बिल्कुल सीधा होता है। इसको बोला जाता है DC लोड लाइन। क्या बोला जाता है? यहाँ पर भार रेखा मतलब लोड लाइन और डायोड के अभिलक्षणों में क्या प्रदर्शित करता है? इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? Q बिंदु। क्या कहते हैं? Q बिंदु। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ये ग्राफ है। अगला क्वेश्चन, फ्यूज बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फ्यूज बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्या टंगस्टन का उपयोग किया जाता है? टंगस्टन आपका विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में उपयोग किया जाता है। टंगस्टन विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। तांबा वायरिंग के लिए किया जाता है। सीसा टीन का उपयोग किया जाता है। और नाइक्रोम हीटर के तार बनाने, कॉइल बनाने और आयरन प्रेस के कॉइल बनाने के लिए, हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सीसा टीन मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन, 1000 आरपीएम पर चल रहे एक 6 पोल प्रत्यावर्ती में उत्पादित विद्युत वाहक बल्ब की आवृत्ति क्या होगी? तो यहाँ पर 1000 आरपीएम, एन का मान कितना दिया है? 1000 आरपीएम। 6 पोल, पी का मान कितना दिया है? 6। कह रहा है कि आवृत्ति एफ का मान बताइए।
सूत्र होता है एन एस बराबर 120 एफ बाई पी। एफ का मान निकालेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो एन एस गुणे पी अपान में कितना हो जाएगा 120, और ये हो जाएगा एफ का मान। एन एस का मान कितना है 1000, पी का मान कितना है 6 अपान में 120, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसको कटा देंगे और ये हो जाएगा आपका 50 हर्ट्ज। कितना होगा 50 हर्ट्ज। इसका आंसर कितना आएगा 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, चालकों की सतह पर सकेंद्रित रहने की प्रत्यावर्ती धारा की प्रवृत्ति को कहा जाता है स्किन इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको, स्किन इफेक्ट। जैसे मान लीजिए कोई चालक है और चालक के सतह पर जो संकेंद्रित रहने की प्रत्यावर्ती धारा उसको स्किन इफेक्ट कहते हैं। इसीलिए ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर को पतला करके, मतलब 4 भागों में, जैसे आपका ट्रांसमिशन लाइन जो होता है इसमें कंडक्टर आपका, हम चाहते तो इसको एक ही चारों कंडक्टरों को जोड़ करके मोटा कंडक्टर बना देते, लेकिन इसमें क्या होता है कि 4 कंडक्टर को अगर मोटा बना देंगे तो उससे एरिया बढ़ जाएगा, और एरिया बढ़ जाएगा तो उसके स्किन इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 138 नंबर क्वेश्चन, बस आपका 150 क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चन अब बाकी रह गए हैं, ये तुम स्प्रिंट हो गया। अगला क्वेश्चन, हार्मोनिक्स में मौजूद होते हैं एसी परिपथ। क्या होता है एसी परिपथ। कोई भी अगर हार्मोनिक्स है तो उसमें एसी के कंपोनेंट, मतलब सन्नादी हार्मोनिक्स में आपका एसी परिपथ मौजूद होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिलाई मशीन में निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो एसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। एसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है किसमें, सिलाई मशीन में। अगला क्वेश्चन, 6 पोल, पी का मान कितना दिया है 6, एफ का मान कितना दिया है 60, मोटर की तुल्यकालिक गति एन एस बराबर 120 गुणे एफ का मान कितना हो जाएगा 60 अपान में पी का मान 24 को कटा देंगे, 10 कितना हो जाएगा 1200 आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रोटेट पर मिनट। कितना हो जाएगा 1200 आरपीएम। अगला क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती में आद्य चालक की गति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, गवर्नर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। चालक की जो गति होता है अल्टरनेटर में गवर्नर के द्वारा किया जाता है। ये आपको थर्मल पावर प्लांट में मिल जाएगा। गवर्नर कुछ आपका इस टाइप का होता है। ठीक है, ये आपका इसमें स्टीम भाप जो जाता है इसे जुड़ा रहता है। जब ये ज़्यादा स्पीड से घूमता है तो ये ऊपर की ओर जाने लगता है, और यहाँ पर इसका क्या होता है, स्टीम का मात्रा बढ़ जाता है, और जब स्पीड इसका कम होता है तो ये नीचे की आने लगते हैं तो स्पीड की मात्रा घट जाती है। इसके द्वारा आप उसकी चालक की गति को कंट्रोल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि एक 8 ध्रुव 220 वोल्ट सिंप्लेक्स लैप वाउंड, ये क्या है लैप वाइंडिंग किया गया है। लैप मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा पी, 125 एम्पियर वितरित करता है, तो इसके प्रतिपथ वोल्टता कितनी होगी। इसमें कितना आपको प्रतिपथ वोल्टता कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें 8 ध्रुव दिया है, 220 सिंप्लेक्स लैप वाउंड है, 125 एम्पियर धारा वितरित करता है, तो प्रतिपथ कितना वोल्ट होगा आपका 220 वोल्ट ही होगा। ठीक है, इसमें कितना होगा 220 वोल्ट होगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी व्यक्त करता है, कौन सा है बाएं हाथ के, ये आपका हो गया बाएं हाथ, ये आपका हो गया अंगूठा एफ व्यक्त करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये किसकी दिशा होती है करंट की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। और बाएं हाथ का नियम लगता है मोटर के लिए, चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, डीसी परिपथ का शक्ति गुणक होता है, डीसी परिपथ का शक्ति गुणक पावर फैक्टर, डीसी शक्ति का शक्ति गुणक। देखिए
डीसी सर्किट का जो शक्ति गुणक होता है 1 होता है। क्या होता है इसका पावर फैक्टर? इसका यूनिटी होता है। क्यों? क्योंकि डीसी सर्किट यानी यह प्योर रजिस्टिव की तरह व्यवहार करता है, प्योर रजिस्टिव की तरह व्यवहार करता है। ये एसी चैप्टर का सवाल है, अल्टरनेटिंग करंट का ये सवाल है। प्योर रजिस्टिव का मतलब होता है कि जिसमें वोल्टेज और करंट दोनों सेम कला में होते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच करंट का जो कोण बनता है फाई, वो 0 अंश होता है। और यहाँ पर जब पावर फैक्टर निकालते हैं तो कास फाई, और कास फाई के स्थान पर जब 0 अंश रखा जाएगा तो कास 0 का मान कितना होता है? 1, यानी यूनिटी कितना होगा? 1 होता है। अगला क्वेश्चन, एक तापक यानी हीटर 220 वोल्ट पर चालित है और इसकी दक्षता 99% है। ऊर्जा की खपत 1.5 वोल्ट है। ऊर्जा की खपत कितना है? 1.5 किलोवाट अपान में हावर, मतलब 1 किलोवाट 1 घंटे में 1.5 किलोवाट का खपत है। तो इनपुट धारा बताना है। क्या बताना है? इनपुट धारा। यहाँ पर पावर बराबर कितना होता है? V गुणे आई, V इंटू आई होता है। अब इसके बाद यहाँ पर कह रहा है V का मान कितना दिया है? 220 वोल्ट। 99%, दक्षता कितना दिया है? 99%। और ऊर्जा की ये खपत कितना दिया है? E बराबर, मतलब P मतलब वही पावर, कितना खपत हो रहा है? यहाँ पर दिया है 1.5 किलोवाट। कितना समय दिया है? 1 घंटा। समय कितना दिया है? 1 घंटा। तो यहाँ से इसको किलोवाट को बदल देंगे तो 1.5 गुणे 10 का पावर 3 वाट हो जाएगा। और करंट का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। पी का मान 1.5 गुणे 10 का पावर 3 बराबर वी का मान 220 वोल्ट गुणे आई। 1.5 गुणे 10 का पावर 3 बटा में 220 बराबर आई, डिवाइड करेंगे तो 6.82 एम्पियर आंसर आएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? दूसरा। अगला क्वेश्चन, बाकी अब बस 146 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है, बस कुछ सेकंड वेट कीजिए। बस आपके बाकी के 4 क्वेश्चन बाकी हैं, ठीक है। जितने भी आप किताब रखे होंगे और जैसे कोई मॉक टेस्ट हुआ, कोई एप्लीकेशन हुआ, उसके सहारे आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिए, ठीक है। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन तो आपको पता है, क्वेश्चन आपको पता है, आंसर पता है, लेकिन जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को ना समझने के कारण कि इसका आंसर क्या होगा तो वो गलत हो जाता है। इसलिए आपको सारा क्वेश्चन समझना है। प्रतिदीप्त, प्रदीप्ति की इकाई क्या है? प्रदीप्ति की इकाई क्या है? लक्स। प्रदीप्ति की इकाई क्या है? लक्स। प्रदीप्ति की इकाई क्या होगी? लक्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या डीसी मोटरों के अधितापन का कारण है? मतलब डीसी मोटर में अधितापन का क्या कारण है? अधिक हीट होने का क्या कारण है? जब डीसी मोटर ज्यादा लोड पर, अधिक लोड पर होगा, हैवी करंट ड्रॉ करेगा, उस कंडीशन में इसमें अधिभार की स्थिति में डीसी मोटर अधितापन का कारण होता है। केवीए में व्यक्त की जाने वाली शक्ति क्या होती है? रिएक्टिव पावर, प्रत्यक्ष शक्ति। सॉरी गलत हो गया ये, रिएक्टिव पावर। ये तो क्वेश्चन आपका आया ही था। रिएक्टिव पावर को आप व्यक्त करते हैं केवीए आर से, इसको व्यक्त किया जाता है क्यू से, और इसका फार्मूला होता है वी आई साइन फाई, और इसका केवीए क्या होता है? प्रत्यक्ष शक्ति, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, एक तुल्यकालिक मोटर में निम्नलिखित में से किस अवस्था में सोपान कर्षण में विफल होगा? मैक्सिमम लोड पर। किस पर होता है? अत्यधिक लोड पर, ठीक है। आपका पूरा टेक्निकल का क्वेश्चन 150 यहाँ पर टोटल ये क्या हो गया? आपका कंप्लीट हो गया। आपको जिस क्वेश्चन में डाउट हो
जिस फार्मूले में डाउट हो या आपका मशीन पर किसी भी टॉपिक पर डाउट हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उस पर आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप उस वीडियो के तहत उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे आप उसको देख सकते हैं।